हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्राइडे है और मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर्स लेके आई हूँ जो आपने मेरे चैनल पे पूछा था। बट वो सब शुरू करने से सबसे पहले मैं बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ आप सभी को जिनके कारण आज मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं शेयर करूंगी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैंने एक बहुत अच्छा ट्रेंड अभी नोटिस किया है मेरे चैनल पे। पहले जब आप लोग जुड़े थे मेरे साथ तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे, मैम ये कैसे कर लूँ, वो कैसे कर लूँ, ये कैसे पालूँ, वो कैसे पालूँ। और अभी आप शायद मेरी वीडियो सुन के समझ में आप लोगों सबको आ चुका है कि क्या इम्पोर्टेंट है, चीज़ें मैनिफेस्ट करना नहीं, अलाइनमेंट। एंड अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, उसमें होता है मैम अलाइनमेंट में कैसे आऊँ, मैम मेडिटेशन कैसे करूँ, मैम पोर्टेक्स में कैसे जाऊँ, विच इज़ अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मुझे थोड़ी सी विश्वास हो रही है कि आप लोग मेरी टीचिंग समझ रहे हैं और इब्राहिम जो कन्वे करना चाह रहे हैं उसके वाइब्रेशन स्पीड में आ रहे हैं। सो दैट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए अब ज्यादा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर राउंड। तो मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरू करती हूँ और वो ये है कि मैम मुझे कार ड्राइव करने में बहुत डर लगता है और मैं कार चलाना सीखना चाहती हूँ। मैं जहाँ भी देखती हूँ आसपास वही कार दिख रही है जो मुझे खरीदनी है, बट मुझे चलने में, मुझे कार ड्राइव करने में बहुत डर लगता है और मैं कार सीखना चाहती हूँ। प्लीज बताइए वो कैसे विश पूरी होगी। तो चूंकि आप कार से डर रही हैं तो कार मैनिफेस्ट करने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि जिस चीज से आप डरिएगा वो मैनिफेस्ट कैसे होगी, क्योंकि आप उसको नेगेटिव वाइब्रेशन दे रही हैं। तो आप उस टाइम में क्या कीजिए, अभी आप कार को लेके पॉजिटिव चीजें सोचिए। क्या सोच सकती हैं? कुछ इजी चीज सोचिए। बहुत इजी है कार चलाना, हर कोई चला रहा है। आप दुनिया की पहली इंसान नहीं होंगी जो कार चला रही हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें स्कूल में पढ़ाई पास नहीं कर पाए हैं, वो लोग भी आज ड्राइवर का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको भगवान ने अकल दी है और कार चलाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल दिमाग यूज करना है और दिमाग से अपने डर पे ऊपर आइए। जब मुझे कार चलानी थी और मुझे, हर इंसान को डर लगता है, विच इज वेरी नॉर्मल। तो मुझे याद है मेरे फादर इन लॉ ने कहा था, मैं कही पापा मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी को मार दूंगी रोड पे चढ़ूंगी। तो पापा ने कहा था तुम क्यों मारोगी, तुम तो पढ़ी लिखी हो, कॉलेज किया है तुमने, इतने सारे दिन तुमने जॉब की है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं, जो बिल्कुल जिनको एक्सपोजर नहीं मिला रहता है, उन्हें भी गाड़ी सिखाओ तो वो भी 1 महीने में बढ़िया से गाड़ी चलाने लगते हैं। तो कोई दिमाग की तो कमी नहीं है तुम में जो तुम कार नहीं चला सकती। और कार सिर्फ यहीं से चलती है, कोई इसको मेहनत तो करनी नहीं है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकती? और दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी कि लॉजिकल है, हर कोई चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। और आपको अभी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बुक लीजिए और उसमें लिखिए कार चलाने के फायदे। जब आप कार चलाने के फायदे लिखिएगा, आपको क्या देगा कार चलाने से? आपको फ्रीडम मिलेगी, आपको कहीं पे भी जाने की आज़ादी मिल जाएगी, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और हर कोई कार चला लेता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और मैं बहुत अच्छी कार चलाने वाली हूँ और मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। तो कार चलाना सीखिए और बिल्कुल डरिए मत, प्यार कीजिए कार चलाने के फायदे से। और ये समझिए जब हर कोई चला रहा है तो आप क्यों नहीं चला पाइएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार ही उन्होंने पूछा था, मैं पिछली बार भूल गई थी शामिल करना, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था, इसलिए इस बार डाल रही हूँ। हाय मैम, इन आंसर ऑफ वन ऑफ माय क्वेश्चन हाउ टू मैनिफेस्ट जॉब नियर होम, यू हैव मेंशन्ड जो भी पहली जॉब मिल रही है वो ज्वाइन करो, कॉज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जो जॉब चाहिए वो आ जाएगी अपने आप, बिकॉज रेजिस्टेंस कम हो गया है। दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव एवर हर्ड। मुझे ये न्यू एंड अच्छा भी लगा, साथ ही थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, बिकॉज इन LOA और एज नेविल हैज सेड, डू नॉट सेटल फॉर लेस एक्सेप्ट एनीथिंग लेस देन योर आइडियल। अभी तक तो यही समझ रही थी
सो स्टेटमेंट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, इस पे आप क्लैरिटी जरूर देना। देखिए नेविल ने क्या कहा, आपको जो चाहिए उससे कम में सेटल मत हो। मैं आपको सेटल होने तो नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ जो पहला जॉब आ रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, आप किसी चीज को एज अ टेम्पररी ज्वाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेटल नहीं होना। सेटल का मतलब क्या है कि आपने अपनी जो इच्छा है उसको मार दिया और ऐसी इच्छा को ऐसी चीज को लाइक करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी इच्छा ही नहीं है। बट मैं तो आपको लाइक करने के ही नहीं रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ जो पहली चीज मिले उसे पकड़िए, उससे पूरी ईमानदारी से कीजिए, लेकिन हमेशा मन में ये सोचिए कि ये टेम्पररी है। क्योंकि जब आपको मीन्स क्रिएट हो जाते हैं पैसे कमाने के, तो पैसे को लेके रेजिस्टेंस कम हो जाता है और तब जो चाहिए वो मैनिफेस्ट होना बहुत इजी होता है। इसके लिए मैं हमेशा बेबी स्टेप बोलती हूँ। ये सेटल नहीं कर रही हैं आप किसी चीज के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है जिसको आप पांव रख के आगे बढ़ रही हैं। जैसे अगर आपको किसी घर के अंदर एंटर करना और घर की जो सीढ़ी है काफी ऊंची है, तो आपको एक स्टूल तो लगाना होगा ना सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। वैसे ही ये जो जॉब होगा जो आपको घर के पास चाहिए वो पाने के लिए घर के दूर वाला जॉब पकड़िए। आपके क्या होंगे, वांटिंग बढ़ जाएंगे। जब आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपकी वांट जो है, जो इच्छा है, और तेज हो जाएगी। और जब आप जॉब कर रहे होंगे तो जो पैसे को लेकर रेजिस्टेंस है या जो करियर को लेकर रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका रहेगा, बिकॉज आप जॉब कर रही हैं। अब सिर्फ क्या वांट बची है, घर के पास में जॉब होनी चाहिए, तो वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्योंकि पहला जो है आपने जॉब को लेकर रेजिस्टेंस खत्म कर दिया है। इसके लिए ये सेटलमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। Congratulations my friend, millions on the way। मैम क्या आप 2022 के लिए गोल्स कैसे लिखे, कहाँ लिखे, हाउ द थॉट प्रोसेस एंड हाउ द प्रोसेस स्टार्ट एंड हाउ टू कंटिन्यू टू अचीव 2022 टारगेट के बारे में डिटेल में बताइएगा बिफोर 31 दिसंबर। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। देखिए मैं इस चीज के बारे में थोड़ा अपनी लाइव जब आऊंगी तो डिटेल में डिस्कस तो करूंगी, बट मैं आप सभी जो भी व्यूअर्स हैं मेरे, उनसे ये बोलना चाह रही है, खुद को टाइम फ्रेम में मत बांधिए। बिकॉज ये जो टाइम फ्रेम है, ये जो ईयर और मंथ है, आपके वर्टेक्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपके वर्टेक्स में कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो आप मिस कर दीजिएगा तो दूसरी ट्रेन नहीं आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कोशिश करनी चाहिए अलाइनमेंट में आने की। क्योंकि जब तक आप अलाइंड एक्शन नहीं लीजिएगा, साल पे साल बदलते रहेंगे लेकिन चीजें नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जब मैं डिसाइड की कि मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मुझे बाहर सेटल होना है, और ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद था, लेकिन सबके जो बोले हुए बात थी कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि एजेंट्स काफ़ी पैसे मांग रहे थे और उस वक्त मेरे पास थे नहीं। 7-8 लाख रुपए की डिमांड हो रही थी एजेंट से कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पीआर में तो इतना लगता है। और फिर मेरे हस्बैंड को किसी ने सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू गो टू कनाडा, कनाडा भी अच्छी जगह है। और कनाडा में सब एजेंट ने बोला कि तुम ऑस्ट्रेलिया में जितना इन्वेस्ट करोगे उसमें कनाडा में इन्वेस्टमेंट नहीं है। उस वक्त मैं अलाइंड नहीं थी, उस वक्त मैं अब्राहम को नहीं जानती थी और हमने कनाडा का प्रोसेस शुरू कर दिया। देखिए ये होता है अलाइंड एक्शन और ये होता है अलाइनमेंट के बाहर का एक्शन, जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। हमने कनाडा का प्रोसेस शुरू किया, हमने कनाडा के लिए फी भी भर दी इस एजेंट को, वो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो सब डाल दिए। ईगरली वेट कर रहे थे कि अब कनाडा के लिए आएगा, तो उन लोग कुछ उनका जो होता है वो लिस्ट में जो प्रोफेशन थी वो दिख रही थी। हमने पैसे भी पूरे भर दिए, कुछ हमारे उस वक्त 1.5-2 लाख लग गए थे, जबकि हमारे पास पैसे की कमी थी उस टाइम में, और वो पैसे काफी इंपॉर्टेंस रख रहे थे हमारे, क्योंकि जो बची हुई सेविंग थी वही थी जो हम यूज कर रहे थे। कोई एडिशनल इनकम कहीं से नहीं आ रही थी मेरे पास। और क्या हुआ, जो हमारा प्रोफेशन था वो अचानक से लिस्ट से निकल गया और हमारे जो पैसे थे एजेंट को दिए वो डूब गए, उसने रिफंड नहीं किए। और जो हमारा सपना था ऑस्ट्रेलिया जाने, कनाडा जाने का, वो वहीं खत्म हो गया और सारे पैसे भी डूब गए। तो ये था क्योंकि मैं अलाइनमेंट में आने से पहले एक्शन ले ली। सब कुछ ठीक था, अगर एक देखिए तो हर चीज बराबर से थी, बट अब सारे पैसे डूब गए। मैं बहुत परेशान हुई, बहुत बुरा भी सोचा कि जो भी बचे पैसे थे वो भी चले गए। और जब मैं फिर उसके बहुत
एक 2 महीने बाद फिर मैं अब्राहम को सुनना शुरू की और अब्राहम की टीचिंग्स को समझना शुरू की। और उस वक्त मैं डिजायर नहीं की कि मुझे ये चाहिए, उस वक्त मैंने खुद को अलाइन करने की कोशिश की, क्योंकि अब्राहम को मैं सुनी ही बहुत फनी तरीके से थी। मैं अब्राहम को सिर्फ इसके लिए सुनती थी क्योंकि मुझे उस औरत को सुनने से नींद आती थी रात को, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में थी उस वक्त कि मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं पूरी रात परेशान होकर बिस्तर पे सिर्फ करवट बदलती थी और यूट्यूब पे कुछ सुनती थी, जिसे म्यूजिक सुन लिया, बट उससे भी नींद नहीं आती थी। किसी ने सजेस्ट किया मेडिटेशन सुन लो, गाइडेड मेडिटेशन से भी नहीं आती थी मुझे नींद। और उस वक्त ही कुछ मैं एक मेडिटेशन लगा के सोई थी और इब्राहिम बच गई, क्योंकि जब एक यूट्यूब की वीडियो खत्म होती है तो सजेस्टेड वीडियो कुछ और आता है और ऑटोमेटिकली वो चालू हो गई। मैं तो अपने थॉट प्रोसेस में थी और जब इब्राहिम की पहली वीडियो आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगा ये क्या बोल रही है औरत, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन स्पीड में है नहीं। बट मुझे रियलाइज हुआ कि इसको सुनने से मुझे थोड़ी नींद आ रही है और दूसरे दिन फिर मैं उसको लगा के सोई, तीसरे दिन फिर मैं उसको लगा के सोई। तो इस तरीके से तो इब्राहिम मुझे मिली। मुझे सिर्फ इसलिए सुनती थी उनकी वीडियो क्योंकि मुझे नींद आती थी रात को। फाइनली मैं थोड़ा रेस्ट कर पाती थी अपने स्ट्रेस से बाहर निकल के। और धीरे धीरे जब आप सुनते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आता है और फिर जब अब सुनती थी सोने से पहले तो थोड़ी समझ में आनी शुरू हुई और धीरे धीरे मैं अलाइनमेंट में आने लगी। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने अलाइनमेंट का काम किया। मैंने अपने आप को मेडिटेशन में शुरू किया, जो इब्राहिम बोलती थी वो किया। विश पूरे करने के हिसाब से नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में आने के लिए ये सब किया, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा स्ट्रेस देख लिया था कि एंड में मैंने कहा आई गिव अप, आई गिव इन, मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब लिटरली मैं गिव अप कर चुकी थी। जैसे लाइफ हो रहा है होने दो। मैं उस स्टेज पे थी कि मुझे लग रहा था या तो मैं पागल हो जाऊंगी, और अगर मैं पागल हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा। और उस वक्त स्ट्रेस से निकलने के लिए मुझे लग रहा था कि गिव अप करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और मैंने वही किया। मैं गिव अप कर दी थी, बिल्कुल खुले हाथों से गिव अप कर दिया था अपनी जिंदगी को। जो होगा होगा, मेरा अल्टीमेट एम यही है कि अब मुझे अलाइनमेंट में आना है, वरना मैं तो पागल खाने जाऊंगी। तो वही हुआ था और अलाइनमेंट आई मुझे, और चीजें उसके बाद इतनी स्मूथ हो गई। अचानक से मैं एक आर्टिकल पढ़ती हूँ और उसमें एक आर्टिकल निकला हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड्स का काम करते हैं, ट्रेड्स मतलब जो कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, ये लोग बहुत कमाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। एक आर्टिकल खुली, मैं मेडिटेशन ये सब कर रही थी और एक आर्टिकल मुझे दिखी दिल्ली में कि ऐसा ट्रेड्स का है और इंडिया में ट्रेड की ट्रेनिंग होती है, तुम वो पास कर जाओगे तो सीधे ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। मैंने हस्बैंड को दिखाया कि अरे देखो ये तो ट्रेड का बहुत अच्छी कमाई है वहां पे। तो हस्बैंड ने बोला हाँ, बिकॉज वो रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में तो उनको पता था। उन्होंने बोला हाँ ये तो है, लेकिन जाएंगे कैसे, पीआर ही नहीं है हमारे पास। और फिर मैं वहीं पे छोड़ दी। फिर मैं मेडिटेशन करने लगी, फिर मैंने अलाइनमेंट में आना शुरू किया। और अचानक से हस्बैंड को वो कुछ सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने दिमाग में हल्की सी बीज बो दी थी, तो उन्होंने सर्च किया और उनको पता चला कि अरे अभी तो क्वालिफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो लिस्ट में आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के। और फिर हमने इस बार बोला एजेंट नहीं, बिकॉज पैसे ही खत्म हो चुके हैं। और हमने फिर वो अप्लाई किया अपने खुद से। मैंने कहा जो होगा देखते हैं, खुद से अप्लाई करेंगे। और इतने कम पैसों में हम ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए, जो किसी को बताती हूँ तो बिलीव ही नहीं होता है। तो यही रीजन है कि अलाइंड एक्शन बहुत जरूरी है। इसलिए खुद को किसी भी टाइम, स्पेस, मंथ, ईयर में मत बांटिए। आप लोगों की इच्छा है, मैं बिल्कुल बताऊंगी जब लाइव आऊंगी। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी सी मैंने लंबी कर दी इसके लिए, ताकि आप लोग को पता चले मैंने 30 डेज का जो प्रोसेस बताया है वो क्यों बताया है। क्योंकि जब आप वो 30 डेज का प्रोसेस कीजिएगा, अलाइनमेंट में आइएगा, और उसके बाद ये अफर्मेशन और ये जो डायरी लिखनी है और जो चाहिए उसकी विशेस स्टार्ट कीजिएगा, तो वो मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि ये सब जो भी चीजें हैं, अफर्मेशन, डिक्लेरेशन, या जो 555 टेक्निक है, या होपोनोपोनो है, ये सब आपको अपने वाइब्रेशनल स्केल के ऊपर वाले लेवल पे पहुंचिएगा तो ही काम करेगी। आप नीचे लेवल पे पहुंच के ये सारी जो प्रोसेसेस ट्राई कीजिएगा तो नहीं मैनिफेस्ट होती है। क्योंकि क्या होता है, आपका इमोशनल स्केल अभी वांटिंग का है, नीड का है। आपका इमोशनल स्केल है अभी, आप वॉर्टेक्स के बाहर हैं। इस वक्त आपने अपनी डायरी में अफर्मेशन हजारों बार भी लिख दिया,
तो भी वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। इसके लिए पहले अलाइनमेंट में नीड, डिप्रेशन, एंगर, जेलसी, जस्टिफिकेशन सबसे ऊपर आइए। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन तक भी अगर आप पहुंच गए, सेटिस्फैक्शन के बाद आता है हैप्पीनेस, उसके बाद जॉय। तो ये जब आप सेटिस्फैक्शन के भी पड़ाव तक पहुंच गए और तब शुरू किया आपने ये अफर्मेशन, आपने उसके बाद शुरू किया होपोनोपोनो, आपको उसके बाद शुरू किए आपने मैजिक बॉक्स क्रिएशन, उसके बाद आपने शुरू किया। तो ये सब छोटी छोटी प्रोसेस जब आप कीजिएगा, वो विजन बोर्ड बनाना, ये सब जब शुरू कीजिएगा तो मैजिक की तरह मैनिफेस्ट होगा फिर आपके साथ में। बट मैं बताऊंगी, मैं लाइव आ रही हूं, मैं बिल्कुल इस चीज को डिस्कस करूंगी। मैम आपसे पूछना है कि यूनिवर्स पे 100% फेथ कैसे लाए? जो मुझे चाहिए वो मिलेगा ही। इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है कि सबसे पहले वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए जो बहुत इजी है, क्योंकि जब आप कोई चीज, बहुत इजी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा तो क्या लगेगा कि कॉन्फिडेंस आता है। अब आप किसी बच्चे को देख लीजिए, किसी बच्चे को चलना है तो वो सीधे दौड़ता तो नहीं है, वो एक हल्का बेबी स्टेप लेता है। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि जो सबसे इजी लग रहा है आपको मैनिफेस्ट करना अभी के समय में, जो मोर बिलीवेबल है आपके लिए, पहले वो कीजिए। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं होंगे, बाकी भी होंगे, बट ये कीजिएगा तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा और यूनिवर्स पे विश्वास बनेगा। मेरे बोलने से आप विश्वास नहीं कीजिएगा जब तक आप खुद में रिजल्ट नहीं देखिएगा। ये है वेरी नाइस, फीलिंग गुड टू सी हिंदी वीडियो, प्लीज मेक वीडियो ऑन पेरेंटिंग फॉर रिलेशनशिप विद किड्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है बिकॉज किड्स के साथ रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि मैम मेरी 7 साल की बच्ची को स्पेक्स लग गया है, क्या करूं? आप जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ मेरे चैनल में, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हम एज अ पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, इसके लिए कुछ ज्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। मैं भी करती हूँ, अभी भी करती हूँ, कोशिश करती हूँ रोकने की, बट वो होता है ना, माँ जाग जाती है, गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो वो हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या होता है, प्रोटेक्ट करने में हम ना कहीं बच्चे को क्रिटिसाइज कर देते हैं। जो बच्चे, आपको लगता है कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे का सेल्फ लव का जो पोर्शन है वो कम करते जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चे का एक बॉटल है और वो सेल्फ लव से भरा हुआ है, ईच टाइम यू क्रिटिसाइज, ईच टाइम यू से थिंग्स लाइक यू आर नॉट गुड एट समथिंग, बच्चे का पोर्शन कम होते 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 वो बॉटल खत्म होते चला जाता है। और जब बॉटल खत्म होने के लेवल पे आने लगता है सेल्फ लव का, तब क्या होती है, बीमारियां मैनिफेस्ट होती है। तब क्या होता है, चश्मा लगने लगता है। तब क्या होता है, बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तब क्या होता है, बच्चे आपके साथ गंदा बिहेव करते हैं। तब क्या होता है, आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता है। इसके लिए बोलती हूँ कि बच्चों के साथ क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल मत कीजिए। जितना आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन नहीं करोगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी बोलती है अरे प्यार, लाड़ प्यार में बच्चे को बिगाड़ रखा है, बट लाड़ प्यार से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। ये बहुत गलत सोच है, बदलिए उसको। आप अगर बच्चे को रिस्पेक्ट दीजिएगा तो बच्चे का जो लव पोर्शन है वो बढ़ जाता है। हमारी जो इंडियन सोसाइटी या जो भी हमारी एशियन सोसाइटी है, बच्चे को रिस्पेक्ट ही नहीं देती है। और इसका रीजन क्या है कि हम उसको अपने से कम समझते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू एज अ फैमिली कम होती है, क्योंकि वो कंट्रीब्यूटर नहीं है फाइनेंशियली या इंटेलेक्चुअली या वाइब्रेशनली आपकी फैमिली में, आपको ऐसा लगता है। बट जो बच्चे हैं वो सब कुछ सोकअप कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। इसके लिए मैं बोलती हूँ, अगर अपने बच्चों के स्पेक्स हटाने हैं या कोई और प्रॉब्लम चल रही है अपने बच्चों के बीच में, आप नोटिस कीजिए हाउ यू आर ट्रीटिंग योर किड, हाउ यू आर ट्रीटिंग, आप या आपके घर के बाकी सदस्य कैसे ट्रीट कर रहे हैं। क्या उसे बहुत डांट पड़ती है? क्या आप उसे हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं? क्या आप उसे हमेशा टोकते हैं, ये करो ये ना करो? अगर ये सब कर रहे हैं तो प्लीज बंद कीजिए, क्योंकि बच्चे का एक बहुत सॉलिड गाइडेंस सिस्टम है, बच्चों को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाई डोंट यू डू दिस, डू यू वांट टू डू दिस, गिव बच्चे को ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, क्या चूज करना है, तो बच्चे को लगेगा वो पावरफुल है। और एक एक्सरसाइज सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कीजिए, ये बहुत
अमेजिंग एक्सरसाइज है। जैसे मैंने आपको बोला था सेल्फ लव के लिए मिरर में जाने का, वैसे बच्चों के साथ कीजिए। बच्चे नहीं करेंगे रोज खुद से, आपको पकड़ के ले जाना है। आपको बच्चों के साथ पकड़ के ले जाना है। पेन पेपर हो तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को और पेन पेपर लेके आइए और लिखिए। तो आपको बच्चे को रोकना है और बच्चे को बोलना है। मिरर के सामने बच्चे जाएंगे, आप नोटिस कीजिएगा अपने बच्चे के डिमीनर में, जब आप उसको समझाइएगा इन चीज़ों की। अगर इंग्लिश समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वर्ड की मीनिंग नहीं समझ में आ रही है तो वर्ड की मीनिंग समझाने के बाद ही एक्सरसाइज कीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा आपका बच्चा जब ये बोल रहा होगा तो उसका डिमीनर कैसे चेंज होता है। वो अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा खुशी के मारे। तो आपको ये दिन में 5 बार कराना है। अगर एक साथ ही 5 बार करा लीजिए, दिन में सुबह उठे और बच्चे को बोलिए, आप सामने मिरर के सामने जाए, मिरर की आंख में आंख डाल के बोले, आई एम बीनीथ नो वन, आई एम बीनीथ नो वन, मैं किसी से नीचे नहीं हूं। आई एम इम्यून टू क्रिटिसिज्म, मेरे पास जो भी क्रिटिसाइज करते हैं उसके क्रिटिसिज्म से इम्यूनिटी है। आई एम फियरलेस, मैं निडर हूं। ये बच्चे को 5 बार बोलना है रोज। आई एम बीनीथ नो वन, आई एम इम्यून टू क्रिटिसिज्म एंड आई एम फियरलेस। और आप देखिए अपने बच्चों में चेंज। और बस आपको क्या करना है एज अ पेरेंट्स, टोकिए मत, क्रिटिसाइज मत कीजिए, बच्चे को अपने गाइडेंस सिस्टम के हिसाब से चलने दीजिए। तो जो जिनका क्वेश्चन बच्चे को स्पेक लग गई है उनके लिए भी है, आप ये करके देखिए। और हमेशा बच्चे की बीमारी को टेम्पररी समझिए। और आप उन बच्चे को भी बोल सकते हैं कि तुमको जो चश्मा लगा है वो टेम्पररी है, वो उतर जाएगा। जैसे ही तुम सेल्फ लव सीख जाओगी वो निकल जाएगा। इसमें पूछ रही है कि कौन सा वीडियो देख रहा है मेडिटेशन के लिए। मैं आपको बता दूं, कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से बैठ के स्टैटिक मेडिटेशन कर सकते हैं। मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन उन लोगों के लिए बनाया है जो स्टैटिक मेडिटेशन में नहीं कंसंट्रेट कर पाते। स्टैटिक मेडिटेशन ये होता है जिसमें आप स्टैटिक होके बिना किसी आवाज़, बिना किसी म्यूजिक के एक एकाग्रचित होके ध्यान करते हैं। लेकिन जो बहुत लोग हैं जो स्टैटिक मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, उनको रिकमेंडेड नहीं है स्टैटिक मेडिटेशन। उन लोगों के लिए होता है डायनेमिक मेडिटेशन या गाइडेड मेडिटेशन। या फिर आप मोमबत्ती जला के उसके फ्लेम को भी देख सकते हैं। तो मेडिटेशन के ऊपर कोई वीडियो तो नहीं है, एक मैंने लाइफ पर्पस का बनाया है, वो तो एक ही बार करना है। बाकी एक गाइडेड मेडिटेशन है जो आप सुन के कर सकते हैं। अगर बोर हो रहे हैं स्टैटिक में, वो लोग भी कर सकते हैं। थर्ड चीज आप कर सकते हैं कि दिया जला दीजिए, दिया की बाती को देखिए और उस वक्त थॉट्स को नहीं आने दीजिए। जो आंख बंद करके मेडिटेशन नहीं कर सकते उनके लिए है। बाकी डायनेमिक मेडिटेशन के बहुत सारे पार्ट हैं, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन होते हैं। उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी बाद में। अभी चैनल इस लेवल पे नहीं आया है। अभी आप लोगों को सिंपल चीजें कीजिए, बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो आने वाली है जब मुझे आपके कमेंट से पता चलना शुरू होगा कि आप उस चीज के लिए रेडी हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है जो मैं इकट्ठा ही जवाब दे रही हूँ। उनको किसी से शादी करनी है बट अपने परिवार से भी डर लग रहा है, या उनके परिवार में इशू नहीं है तो सामने वाले के परिवार में इशू है। शादी करनी है बट हो नहीं पा रही है, या किन्हीं को पहले जॉब करनी है फिर शादी करनी है। उन सभी को मैं बोल रही हूँ, अगर आपको शादी करनी है तो मन से ये निकाल दीजिए कि कौन मना कर रहा है। होता क्या है, हम पावर, आपको पता नहीं, हम एक्सपेक्ट करके प्रीपेविंग करते हैं उन चीज़ों की। जैसे कि आपको अगर पता है कि सामने वाला वैसे ही रिएक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आप वो एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं कि वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। और फिर क्या होता है, जब आप जाते हैं उन इंसान से, जैसे अगर फॉर एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं मानेंगे और आप अपने माँ बाप के पास वो एक्सपेक्टेशन लेके ही जाते हैं कि वो नहीं मानेंगे, और क्या होता है, आप बात करते हैं वो नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं कि वो नहीं माने, क्योंकि आपने वो एक्सपेक्ट किया था कि वो नहीं मानेंगे। और ये नहीं है कि आप कुछ बुरा जान के सोच रहे थे, आपको उनके जो अपब्रिंगिंग आपकी हुई है, जो आपका माहौल है, उस हिसाब से आपको यही पता है कि वो नहीं मानेंगे, बट आपके पास पावर ऑफ
अट्रैक्शन है आपके पास, पावर ऑफ इन्फ्लुएंस है आपके पास, पावर ऑफ सजेशन है। तो आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको प्री पेविंग करनी है। किसी भी सिचुएशन में ये यूज हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको अपने माँ बाप को मनाना है, उसके लिए यूज हो सकता है। आपको अपने बॉस को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। एक क्वेश्चन आया था कि उनका सब कुछ हो गया, ट्रांसफर हो गया है, बट रुका हुआ है, वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। किसी को जब जॉब में सारा पेपर वर्क हो गया फिर भी नहीं हो पा रहा है, उसके उनका आंसर मैं फिर से दूंगी। बट आप ये भी कर सकते हैं, जो आप एक्सपेक्टेड रिएक्शन सोच के जाते हैं किसी के भी, जैसे आपको पता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके ये बोलने पे ऐसा ही रिएक्ट करेगा जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आप अपने पेरेंट्स से ये बात करोगे और वो ऐसे ही गंदे से रिएक्ट करेंगे, या आप अपने बच्चे से कुछ बोलोगे और उसका वही गंदा रिएक्शन आने वाला है। ऐसे सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा पीछे कीजिए और प्री पेविंग कीजिए। प्री पेविंग का मतलब ये होता है आपको अपना वाइब्रेशन क्लीन करना होगा। तो जब आप उनसे बात करने जा रहे हैं तो मैं कहूँगी 6-7 दिन पहले, जो माँ बाप को मनाने जा रहे हैं कम से कम महीना भर पहले, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है। आपको ऐसा सिनेरियो इमेजिन करना है जो आपके एक्सपेक्टेशन से विपरीत है। जैसे आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स से जाके बात कीजिएगा और वो मना कर देंगे, आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे, तो महीना भर पहले से एक ही सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आपने अपने पेरेंट्स को बोला और उन्होंने बोला ठीक है लड़के से मिलवाओ। आपने अपने बॉस को बोला कि मुझे ये छुट्टी चाहिए और उन्होंने बोला बिल्कुल मिल जाएगी। आपने घर के अंदर एंटर किए और आपकी बीवी हर रोज अगर चिल्लाती है, आपके एंटर करने के बाद घर में कलेश का माहौल रहता है। आप 6 दिन 7 दिन इसी एक्सपेक्टेशन से घर में घुसिए कि घर का माहौल बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पहले दिन नहीं मिलेगा बट उदास नहीं होना है। फिर दूसरे दिन प्री वेविंग करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तभी से प्री वेविंग करके जाइए कि जब मैं घर आऊंगा तो घर का माहौल ऐसा मिलेगा। या अगर आपका हस्बैंड बहुत गुस्सा करता है घर आने के बाद, तो आप प्री पेविंग पहले ही से कर सकते हैं। सुबह से बैठ जाइए कि आज तो हस्बैंड आएंगे और ऐसा बिहेव करेंगे। बट ये प्री पेविंग है, मतलब डर नहीं लाना है, डाउट नहीं लाना है, बिल्कुल अटूट विश्वास के साथ प्री पेविंग करनी है कि यही होता है पावर ऑफ सजेशन। बिकॉज क्या होता है जब आप इन एक्सपेक्टेशन की प्री पेविंग करके जाते हैं किसी के पास, तो आपका जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशनली उनको सजेस्ट कर देता है और मानते हैं। देखिए जब आप अकेले घर में बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो पूरे टाइम आप यही सोच रहे हैं। इसके लिए अगर आप किसी दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हैं, अगर आप अलाउड है आपको जॉब करना आपके घर के हिसाब से, चाहे जो भी जॉब हो करिए। क्योंकि क्या होता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये सब जो है घर की प्रॉब्लम्स ये सब खत्म हो जाती है। और फिर आप जब डरना बंद कर देते हैं तो सामने वाला डराना बंद कर देता है। और आप अपने इमोशन की प्री पेविंग करके फिर जाइए कहीं पे भी। इसी के लिए जब इंटरव्यू के लिए भी आप जाते हैं तो आपको प्री पेविंग करनी है कि भाई इंटरव्यू होगा और मेरा बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम के लिए जाते हैं, प्री पेविंग करके जाइए। अगर जो ज्यादा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो उतने दिन पहले से प्री पेविंग कीजिए। एक ही चीज बार बार आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं गया और ये ऐसा रिजल्ट आया। जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको चाहिए उसकी प्री पेविंग कीजिए और डर को निकालने की कोशिश कीजिए। और डर कैसे निकलेगा? मेडिटेशन करके, अच्छे वीडियोस सुन के। ये सुनिएगा कि हो जाता है, और लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनिएगा, हो जाता है, तो आपका डर कहीं ना कहीं चला जाएगा। और प्री पेविंग बहुत जरूरी है किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। मैम मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ और मैं हेल्दी बेबी को पेनलेस और नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या एफर्मेशन दे सकती हूँ? भाई मैंने तो पेनलेस डिलीवरी मैनिफेस्ट की थी, सक्सेस स्टोरी देखती थी कि कैसे किस लोगों का पेनलेस डिलीवरी हुआ है। गूगल पे बहुत स्टोरीज है कि उनको पता भी नहीं था और वो डिलीवरी में गया और उनका बेबी जब बिल्कुल होने वाला था या किसी को एपिड्यूरल की जरूरत नहीं पड़ी और पेनलेस डिलीवरी हो गई। मेरे खुद ही सक्सेस स्टोरी है कि मेरे को नहीं जरूरत पड़ी थी, जबकि मेरा एपिड्यूरल का डॉक्टर रेडी था। मुझे इतना डर था डिलीवरी से कि मैंने एपिड्यूरल के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर रखा था, फिर भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अफर्मेशन जरूरी नहीं है देना है, आप अगर पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, अफर्मेशन ये जो भी मैंने 30 दिन का प्रोसेस बताया है आपको, ये टेम्पररी है, जिंदगी भर नहीं करना है। मैं अभी नहीं करती हूँ रोज ये,
आगे का जो स्टेप है वो मैं आगे बताऊंगी जब मुझे आप लोगों से पता चलेगा कि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं। जब आप लोगों की मैनिफेस्टेशन स्टोरीज आने लग जाएंगी तो मुझे पता चलेगा, तो फिर मैं आगे के स्टेप्स बताना शुरू करूंगी। इसके लिए शुरू में महीना 2 महीना ज़्यादा मेहनत है, बाद में मेहनत नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीने में। तो आपको अगर लगता है कि आपको अफर्मेशन की ज़रूरत है तो हेल्दी बेबी के लिए आप लिख सकती हैं, आई एम सो थैंकफुल कि मेरा इतना हेल्दी बेबी हुआ और मेरा बहुत पेनलेस डिलीवरी हुई। और भगवान को आप चिट्ठी लिख सकती हैं इस चीज़ को लेके कि थैंक यू मुझे इतना कंफर्टेबली बेबी डिलीवर कराने के लिए। एक का क्वेश्चन है मेरे लाइफ पर्पस मेडिटेशन में, उनको कहीं पे भी लाइफ पर्पस दिखा नहीं मेडिटेशन करके, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसमें बोला है लाइफ पर्पस को लेके, आपने शायद दूसरा कोई मेडिटेशन सुन लिया होगा, क्योंकि मेरे लाइफ पर्पस मेडिटेशन में पूछा है, या तो आपने पूरा सुना नहीं है, तो दोबारा से सुनिए, आपको पता चलेगा लाइफ पर्पस कहाँ है, क्योंकि मैं शुरू में नहीं बोल रही हूँ, वो है। मैम जो लिखा 2021 में अंजना मैम ने, आप वो लिखाना बताइएगा प्लीज प्लीज प्लीज। फिर मैं बोल रही हूँ, आप लोगों से कंपेयर मत कीजिए। अंजना वाइब्रेशनल स्केल के ऊपर लेवल पे थी और उन्होंने 2021 में जो लिखा वो हो गया। आप किस लेवल पे हैं मैं बताऊंगी, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, जो आपको चाहिए वो एक डायरी पे लिख दो। लेकिन आप किस वाइब्रेशनल स्केल में हैं अभी, वो पहले डिटरमाइन कीजिए, फिर ये सब प्रोसेस कीजिए, वरना ये सब प्रोसेस जो कीजिएगा ये सब फ्यूटाइल है, कोई आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा अदरवाइज आप कीजिएगा तो। या रिजल्ट आएगा भी तो टेम्परेरी सोल्यूशन के रूप में आएगा, विच इज नॉट गुड। जैसे एक फ्रेंड थी, उसको जाना था कहीं हमेशा परमानेंटली शिफ्ट होने के लिए, उसको परमानेंटली तो नहीं हो पाई, वो जल्दी में थी, क्योंकि आप जल्दी में रहते हो तो चीजें परमानेंट नहीं होती है, और घूम के आ गई, तो फायदा क्या हुआ जाने का, उसको तो परमानेंट जाना था। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ टेम्पररी सोल्यूशन के पीछे मत जाइए। मैं जो ये चैनल बनाई हूँ मैं सिर्फ इसके लिए बनाई हूँ जैसे परमानेंट सोल्यूशन हो आपकी लाइफ का, ताकि आपको किसी रेवती की जरूरत ना पड़े बाद में, ताकि आपको अपने सोर्स, अपने इनर बीइंग से कनेक्शन ऐसा हो जाए कि आपको एक्चुअली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए किसी दूसरे से कुछ पूछना नहीं पड़े। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू डू मेडिटेशन, टू मेनी थॉट्स रेजिस्ट एंड गेट माई हाउ टू गेट माई माइंड काम। देखिए शुरू में मेडिटेशन कीजिएगा तो बहुत थॉट्स आते हैं, बहुत नॉर्मल है। मैं जब शुरू में मेडिटेशन करती थी 15 से 20 सेकेंड ही मेडिटेशन हो पाता था वो, बट आप जब कंसिस्टेंट रहिएगा, रोज कीजिएगा, तो रोज करने पे वो 15 सेकेंड से 30 सेकेंड होगा, 40 सेकेंड होगा, 50 सेकेंड होगा, 1 मिनट होगा, 2 मिनट होगा, पूरा 15 मिनट कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता है। वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट ही होता है जब आप अपने दिमाग से जो ख्याल आ रहे हैं उसको ऐसे से हटाया और आपको बिल्कुल वो शांति मिलती है। 4-5 मिनट हो जाता है, अब 1.5-2 साल कीजिए फिर होना शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू में जो चाहिएगा तो नहीं होएगा, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइए। आप अगर आप कंसिस्टेंटली बैठ रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा, और पहले महीने में तो किसी को भी नहीं होता, और मुझे पता है, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि महीना भर कीजिए, उसके बाद बाकी प्रोसेस बताऊंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा नेगेटिव है बट मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ क्योंकि वही है। मैम मुझे ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं आती, इब्राहिम हिंदी फॉलो कर रही हूँ आपकी। मैं 2018 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन देख रही हूँ, और लेकिन थोड़ा सा मैं इनका बता दूँ प्रॉब्लम। मैम मैं उड़ीसा में रहती हूँ और एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे हबी भी गवर्नमेंट टीचर ही हैं, लेकिन हमारी लव मैरिज हुई थी। शादी के 6 साल अपने ससुराल में उनकी हर बात माना, उनकी जो पहले से कर्ज थे वो भी हमने दोनों ने पे किया, और फादर इन लॉ को फुटवेयर की शॉप भी किया, लेकिन फिर भी ब्लेम किया कि हम दोनों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। झगड़ा करा, फिर हबी को टेंशन में ड्रिंकिंग करने लग गए, और ये 2018 से आज तक सब कुछ खो दिया। हबी दिन रात ड्रिंक में सोते रहते हैं, स्कूल नहीं गया, सैलरी भी नहीं आई। 1 साल हबी का ट्रीटमेंट किया, उस पर सारी ज्वेलरी गिरवी। मतलब आज लाइफ में ना मनी है, ना रिलेशनशिप है, और ना कोई इज्जत, ऊपर से कर्ज भी बहुत हो गया है। प्लीज बताइए मैं क्या करूं।
आप जगह पे हैं अभी, इस जगह पे मैं आपको बोलती हूँ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको अभी इस वक्त 2018 से आप फॉलो कर रही हैं, बट गलत तरीके से फॉलो कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे मैं 2011 से एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, बट मेरी चीज़ें नहीं होती थी मैनिफेस्ट। मैंने कनाडा वाली स्टोरी सुनाई, तो पहले अलाइनमेंट में आइए फिर एक्शन लीजिए, वरना एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताई है क्या करना है अलाइनमेंट में आने के लिए, 30 दिन वो कीजिए। लोगों की बुराई मत कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए। सास ससुर की जो बात आपने बताई है, आप ये मत सोचिए कि मैंने उनके लिए कुछ किया, और आप किसी की भी वाहवाही लेने की जो कोशिश कीजिएगा तो वो बहुत ही फ्लॉड प्रेमिस है, क्योंकि कोई भी आपको कितना भी कर लो, कोई किसी के लिए पूरा नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने अलाइनमेंट में आओ, अपने बारे में सोचो। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट में हो, जब आप अच्छे से रह रहे हो, तो फिर क्या होता है, जो बुरे रिलेशन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। बात रही हबी की ड्रिंकिंग की, वो भी ठीक हो जाएगा। आप उनमें उनको सोर्स की नज़र से देखिए। क्या सोर्स आपके हबी से नफरत कर सकता है? क्या सोर्स आपके हस्बैंड को गंदा समझता है? नहीं, वो परेशान होंगे शायद, इसके लिए ऐसा कर रहा है। आपको पहले खुद को अलाइनमेंट में आइए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखिए अपनी लाइफ के। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में कुछ भी सोच के नहीं लिखना है। बहुत सारे व्यूवर्स ने ये भी बोला कि कुछ फ्यूचर का लिखना है, फ्यूचर का नहीं लिखना है। जो सच में आप ग्रेटफुल हैं अभी अपने लाइफ को लेके, वो लिखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और जिनके लाइफ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फ्री की चीजें हैं। सनशाइन को ग्रेटफुल लिखिए, अपनी सांस को ग्रेटफुल लिखिए, हाथ को ग्रेटफुल लिखिए, बाल को ग्रेटफुल लिखिए। बहुत सारी चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जब आप जिस चीज को लेकर ग्रेटफुल होते हैं, उसका वाइब्रेशन बढ़ाते हैं, तो दूसरी चीजें जुड़ती चली जाती है। आप जहाँ है, पैसे की दिक्कत है, हबी से प्यार नहीं मिल रहा है, या वो है ही नहीं, एब्सेंस है एक तरीके से, ये वक्त है आपको दुनिया से कट ऑफ हो जाने का। आप किस चीज पे फोकस कीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बी थैंकफुल फॉर योर किड्स। आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो जाइए अपने जॉब को थैंक यू बोलिए कि वो आपके घर में पैसा लेके आ रहा है। आप जॉब पे जा रही हैं, आप उस चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। जो एस्पेक्ट आपकी लाइफ का काम कर रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान देना है आपको। जो काम नहीं कर रहा है उस पर इग्नोर मारिए, उसको बिल्कुल नहीं सोचिए, और प्यार दीजिए। जब आप वाइब्रेशनल प्यार दीजिएगा तो क्या होगा, अपने आप चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये प्रोसेस करके देखिए आप 30 से 35 दिन, और आप खुद ही मुझे मैसेज कीजिएगा। ईमानदारी से करना है। सबसे पहले तो जितने लोगों के आप मन में बांध रखी हैं कि आपके साथ बुरा किया, आपने ये किया बट उन्होंने ये चीज को वैल्यू नहीं दी, भूल जाइए। क्लीन स्लेट, खत्म कर दीजिए वो सारी बात। आज से आपका नया जन्म है और आपने कैसे जीना है। जो लोग कह रहे हैं बहुत मुश्किल है भूलना, बार बार ध्यान में आता है, आप को नहीं छूट पा रहा है, तो क्या होगा, वो चीज बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और उसका बुरा मैनिफेस्टेशन होता चला जाएगा। और एंड में आप ही मेरी जैसे बोलिएगा, आई गिव अप, आई गिव इन, मैं बिल्कुल खत्म करूँ। क्योंकि एक पॉइंट हर इंसान के लाइफ में आता है, कितने दिन नेगेटिव होइएगा, एक दिन तो गिव अप कीजिएगा, बट उतने दिन और उतने बुरे मैनिफेस्टेशन का वेट क्यों करना? क्यों नहीं उससे पहले खुद को पुश करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है। एक दिन कम सोचना है उसके बारे में। जैसे अब्राहम बोलती है, जब ऊपर ढलान से गाड़ी नीचे जा रही है तो ऊपर ही रोक देने में आसानी है, नीचे जाने में आसानी नहीं है। तो जब बुरा थॉट आए, जैसे ही समझ में आए उसी वक्त रोक दीजिए। दूसरे एक व्यूअर ने बोला था कि मुझे 17 सेकंड कैसे सोचूं किसी और चीज के बारे में, कितना आसान है। चलिए अभी हम 17 सेकंड सोचेंगे लाल गुलाब, ठीक है, लाल गुलाब सोचेंगे। देखते हैं अभी हम सब रेड रोज के बारे में सोचेंगे। और देखिए आप, मैं 17 सेकंड सिर्फ रेड रोज बोलूंगी और नेक्स्ट 17 सेकंड चुप रहूंगी, और आप लोग खुद से नोटिस कीजिए 17 सेकंड किसी भी सब्जेक्ट को सोचना कितना इजी है। तो चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। रेड रोज, रेड रोज कितना सुंदर है। बगीचे में जब रेड रोज होता है तो कितना मजा आता है। तितली इसके ऊपर बैठती है। रेड रोज, रेड रोज का रेड हर अलग अलग तरीके का होता है।
रेड रोज जो है भगवान पे चढ़ाती थी मेरी माँ, मैं देखती थी तभी। रेड रोज मैं बचपन में उसको तोड़ने जाती थी हमेशा, बट मुझे रोक दिया जाता था। रेड रोज जो है वो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि वो मुझे खुशी दे के जाता है। देखा कितना आसान था। और रेड रोज का जो मैंने नरेट किया है उससे कोई दूसरा थॉट आ गया होगा रेड रोज से मिलता जुलता आपके दिमाग में। तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो रेड रोज ही सोच लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए, अपने आप सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, अपने आप वाइब्रेशन क्लीन हो जाता है। बहुत इजी है ये। बस आपको अगर शुरू में करना है तो टाइमर ऑन कीजिए और एक सब्जेक्ट करें, सोचिए जो सबसे इजी सब्जेक्ट है। खाना हो सकता है किसी के लिए क्लोथ्स हो सकते हैं, किसी के लिए घूमना हो सकता है, किसी का फेवरेट शो हो सकता है। सास बहू ड्रामा नहीं, मतलब कॉमेडी शो, जैसे कपिल शर्मा शो मैं बहुत देखती हूँ, वो बहुत फनी है, तो वैसा कुछ आप देख सकते हैं। I want to settle in UK. I will go on a student visa. My husband come as a dependent after we go to Canada, as UK has tough rule to get the PR. So my half procedure हो गए हैं, अब बस इंटरव्यू एंड देन वीज़ा। ब्लेस मी। बिल्कुल हो जाएगा, बट ये सब डिटेल में मत घुसिए। मैं तो बस अपने हस्बैंड पे छोड़ दी थी, मैं सिर्फ अलाइनमेंट में रहती थी पूरे दिन। PR का क्या करना है, कब वेट एसेस देना है, कब स्टेट स्पॉन्सरशिप आएगा, वो सब मुझे कुछ सोचना ही नहीं था। मैं पूरे दिन मेडिटेशन अलाइनमेंट पे जा रही हूँ और आंख में बंद करके बस मैं वो एक शहर की एक पर्टिकुलर चीज को देखती थी कि मैं ऐसे हाथ से छू रही हूँ और अपने हाथ को इमेजिन करती थी। बस एक ही सीन इमेजिन करती थी पूरे टाइम, और वही हुआ। मैं आई और वही जगह जाके मैंने उसको ऐसे छुआ, तो वही बहुत इजी हो जाता है। तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपके साथ भी। डिटेल में मत घुसिए। How can I send positive vibration to my son who is staying in hostel and preparing for कॉम्पिटिटिव एग्जाम? देखिए, अब्राहम तो नहीं बोलती हैं, लेकिन जोसेफ मर्फी है। जोसेफ मर्फी ने बोला था पावर ऑफ सजेशन। तो जब आप सोने जाती हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल सकती हैं अपने बेटे के तक ये मैसेज पहुंचाए, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, पॉजिटिव मैसेज हो, वो उस तक पहुंचेगी। और जब भी आप अपने बेटे से बात कीजिए तो उसी मैसेज को लेके बात कीजिए। तो क्या हो रहा है, आप उसके दिमाग में भी वो सारी चीजें डाल रही हैं। वो शायद रेजिस्ट करेगा क्योंकि उसे आदत नहीं होगी आपसे ये सुनने की, बट ये आप कर सकती हैं। बाकी माँ है आप अगर रिलीजियस हैं, अगर हिंदू हैं, तो आप भगवान को चिट्ठी लिख सकती हैं अपने बेटे के जो भी चीज़ चाहिए उस चीज़ को लेके, और आप रख सकती हैं भगवान के चरणों में। आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जाके एक चिट्ठी लिखिए और बेटे को लेके आपने उसमें रख दिया। मुस्लिम्स हैं तो आप किसी दरगाह में जाके ये काम कर सकती हैं, एक चिट्ठी लिखिए और अच्छी चीज़ लिखिए, थैंक यू लिखिए ऊपर वाले को कि मैं ये मेरे बेटे को ये मैं थैंक यू मेरे बेटे से ये करवाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा आज इतना खुश है, और वो पहुँचा दीजिए वहाँ तक। तो क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है ये कोई भगवान, ये नहीं, ये टोटका टोना नहीं है, ये सिर्फ आपके रेजिस्टेंस कम करने का एक तरीका है। ये चीज़ मैंने एक नोटिस की है, सब अपने पुरानी जीवन क्यों जी रहे हैं, वो बोल रहे हैं बहुत बुरा है हुआ है मेरे साथ, मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूँ। अगर आपको बाहर निकलना है सच में, जो आप जी रहे हैं मुश्किल है, मैं जानती हूँ, जो हो गया है उससे कैसे बाहर निकलूँ तो मुश्किल है, तो और आपको लगता है कि आपके ही साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, तो मैं एक बुक रिकमेंड करूँगी। मैं जनरली जो अलाइनमेंट में होते हैं उनको नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत सैड और हैप्पी दोनों है उस बुक में, तो इसके लिए मैं बोलती हूँ जो अलाइनमेंट में है प्लीज़ मत पढ़िएगा। बट जिन्हें ये लगता है कि उनके लाइफ की परेशानी बहुत ज़्यादा है, उनके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है और उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको जस्टिफाई करना है जो उनके साथ हुआ है। मैं जानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, बट आगे तो बढ़ना है।
वरना आप उस अब्यूज को जो बचपन से आपके साथ होता चला आया है, वो तो 10 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा, 1 साल हुआ होगा, 12 साल हुआ होगा, 15 साल हुआ होगा, उससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आप अपने दिमाग में उस 15 साल, उस 10 साल, उस 12 साल, 2 साल, जो भी जितने भी दिन का अब्यूज था, उसको आज भी जीते जा रहे हैं। अब्यूजर तो चला गया आपकी लाइफ से, बट आप उस अब्यूज को अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज आप अब्यूजर ने शायद आपके बॉडी या माइंड के साथ अब्यूज किया होगा, बट आज आप अपनी उस चीज को अपनी मेमोरी के द्वारा कंटिन्यू करके, लोगों से बात करने के कारण कंटिन्यू करके अपने सोल का अब्यूज कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बट बेबी स्टेप आपको ही लेना है। जिस वक्त अब्यूज हुआ था उस वक्त ज्यादा बुरा हुआ होगा, आज आप वाइब्रेशनली उस चीज से हट चुके हैं, और जो यादें हैं अब्यूज की वो बुरी होगी, बट वो धीरे 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 चली जाएगी। और एक बुक है जो बहुत ज्यादा हेल्प किया था, आप भी पढ़िएगा अगर आपको ये लगता है कि बहुत बुरा हुआ है। ये है हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ बाय एडी जाको। ये इंग्लिश बुक है, इसका हिंदी रूपांतरण नहीं है, लेकिन आप डिक्शनरी लेके बैठिएगा और ये पढ़िएगा और समझिएगा कि उस इंसान को हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ क्यों बोला गया है, उसके साथ क्या क्या बीता और वो कैसे उन चीजों से निकला और आज वो हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ में आता है। पढ़िएगा, और बहुत अच्छी बुक है, बट प्लीज जो अलाइनमेंट में है मत पढ़िएगा, जो खुश हैं अपनी लाइफ में मत पढ़िएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ये लगता है कि वो जो पास्ट का ट्रॉमा था उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये पढ़िएगा, हर कोई निकलता है, आपको सिर्फ खुद को पुश करने की जरूरत है। मैम होपोनोपोनो प्रेयर किस तरह से करते हैं, ये मैं लाइव में बताऊंगी आके, बट यही है कि जितने भी होपोनोपोनो प्रेयर और ये सब हैं, ये सब इमोशनल स्केल ऊपर वाले हों आपके तो ही कीजिएगा, नहीं लोअर स्केल में आके मत कीजिएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मैं इजाजत चाहूंगी, अब संडे को मिलते हैं। और बहुत 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 खुशी हो रही है आप सब जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अपने क्वेश्चंस ऐसे ही लिखिए, मैं फ्राइडे को शामिल करूंगी। मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ, बट 2-3 क्वेश्चंस के आंसर उसी के अंदर छुपे होते हैं। अगर मैं किसी के क्वेश्चन भूल गई हूँ तो प्लीज वापस से लिख दीजिएगा, बट वो अगर सिमिलर या सेम है या उसी वाइब्रेशन स्पीड में है जिसके लिए मैंने बात की है, तो फिर आप रुकिए, मैं लाइव में तो आ ही रही हूँ, वहाँ बेटर आपको बता पाऊंगी। अच्छा, ये मैं भूल गई थी, ये जैसे इनको किसी से अलग होना है, जैसे कि बहुत लोगों ने डिवोर्स के लिए पूछा है या अलग होने के लिए पूछा है, नेचुरली अलग कैसे हो जब नहीं रहना है, तो उनके लिए मैं बोलती हूँ आपको फ्रीडम सोचना है, आप किसी के लिए बंधे नहीं है। अगर आपको अलग होना है तो आप अलग हो जाएंगे, पहले मेंटली तो फ्री होइए, पहले मेंटली तो अलग होइए, पहले मेंटली तो डिवोर्स लीजिए। फिजिकली या कानूनी तौर पे डिवोर्स लेना है या अलग होना, वो सब तो बहुत बाद में आता है। आपको पहले मेंटली उस रिश्ते को खत्म करना है, और मेंटली उस रिश्ते को खत्म करने के लिए क्या करना है, उस चीज इंसान की बुरी चीज सोचनी है नहीं, आपको उस इंसान को भी ब्लेस करना है जिससे आपको अलग होना है। आपको सिर्फ फ्रीडम ढूंढना है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, आई वॉन्ट, आपको वो सारी क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर जिससे अलग होना चाहते हैं, आपको अपने वॉर्टेक्स में वो सारी क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर की ऐड करनी है जिस चीज जो आपको एक्चुअली चाहिए और जिस चीज से आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लाइफ पार्टनर बहुत गुस्सा करता है और आपको एक काम लाइफ पार्टनर चाहिए, अपने वॉर्टेक्स में आपने डालना है काम लाइफ पार्टनर। क्या होगा जब आप अपने वॉर्टेक्स को दूसरी चीजों से फिल कर दीजिएगा, तो जो आपके वॉर्टेक्स से मैच नहीं कर रहा है वो अपने आप अलग हो जाएगा। बट आपको अलाइनमेंट में रहना है, क्योंकि जो अलाइनमेंट में है वो ज्यादा पावरफुल है, जो वॉर्टेक्स में है वो ज्यादा पावरफुल है। तो जिनको डिवोर्स लेना है, जिनको अलग होना है, जिनको रिश्ता खत्म करना है, नेचुरली रिश्ता खत्म करने के बारे में ना सोचे, अलाइनमेंट में आए, वॉर्टेक्स में वो सारी क्वालिटीज दीजिए जो आपको चाहिए थी और नहीं मिली है, जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में नहीं मिल रही है। और अपने लाइफ पार्टनर की हर एक अच्छी चीज को आपको
नोटिस करना है कि क्या अच्छा है उसमें। ये नहीं है कि उसके साथ आप रहने लग जाइएगा, कॉम्प्रोमाइज करने नहीं कह रही हूँ, बट आप जब उसको ब्लेस कीजिएगा तो वो अपने आप आपके वाइब्रेशनल मैच से नहीं मिलेगा और वो निकल जाएगा, या तो वाइब्रेशनल मैच में हो जाएगा और शायद रिश्ता ठीक हो जाए। मुझे नहीं पता, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव तो सोर्स को पता है, लेकिन आपको अपना वाइब्रेशन उस लेवल पे लाना है, या तो वो मैच होगा या तो वो निकल जाएगा। और वो कैसे होगा? वो नेचुरली होगा। तो पहले मेंटली फ्री होइए, मेंटली डिवोर्स लीजिए, मेंटली खुश रहिए, मेंटली आपको सब कुछ यहाँ करना है। कोई किसी से बंध के नहीं रह सकता, पावर ऑफ इंसर्शन है ही नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इंसर्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो आपको नहीं चाहिए वो कहीं से नहीं होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए, तो होपफुली मैंने सबके क्वेश्चन आंसर कर दिए होंगे, जिनके नहीं किए लाइव में आके करूंगी। टेक केयर एंड मेरी 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 क्रिसमस टू एवरीवन, हैप्पी हॉलीडेज, और संडे को मिलते हैं।